जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी में। 3 जुलाई 2026 की करंट अफेयर्स में मैं आपको जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, पहली बात तो बाइलिंगुअल होते हैं। मीन्स चाहे आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हो, चाहे वो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हो, आपके लिए क्या है, फुलफिल्ड है। दूसरी चीज, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, चाहे आप यूपी पीएससी का एग्जाम दें, चाहे कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दें, आप एसएससी दें, आप रेलवे के कोई पेपर दें, उन सब में करंट अफेयर्स आपके लिए क्या है, हेल्प होने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर 30 एमसीक्यू कराता हूँ, और ये जो एमसीक्यू होते हैं ये भी बाइलिंगुअल है। साथ ही साथ आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस में कराता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, और उसके साथ साथ मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ। मीन्स आप कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न आप सॉल्व करें, एक प्रश्न आप यहाँ पाएंगे ही पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स आज की। वैलियंट सील्ड रिजोल्यूट ड्रैगन एक्सरसाइज, अभी अभी क्या हुआ है कि प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन पे एक एक्सरसाइज हुई है, दो एक्सरसाइज हुई है। एक हुई वैलियंट सील्ड और दूसरी हुई रिजोल्यूट ड्रैगन एक्सरसाइज, कंडक्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए इन द पैसिफिक ओशियन, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के निर्देश में, लीडरशिप में ये एक्सरसाइज हुई है। और ये 22 जुलाई से 1 जुलाई के बीच हुई है, 22 जून से 1 जुलाई के बीच में हुई है। दूसरी चीज कि ये जो एक्सरसाइज है वो बाइन्यूअल है। बाइन्यूअल मतलब क्या होता है कि साल में 2 साल में एक बार, मतलब द्विवार्षिक एक्सरसाइज है जो 2 साल में एक बार ये होती है। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाईली, जो ये क्या कहते हैं आपकी एक्सरसाइज है, इसका नाम है वैलियंट सील्ड। ये क्या है, करेक्टराइज हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज, मतलब ये जो एक्सरसाइज है ये क्या है, हाईली इंटेंसिव फील्ड एक्सरसाइज है। और जो रिजोल्यूट ड्रैगन है जो जापान में कंडक्ट हुई, कहाँ पर कंडक्ट हुई है, जापान में कंडक्ट हुई है, अमेरिका और जापान के बीच में, मतलब बिटवीन दी कंट्रीज अमेरिका एंड जापान। और ये क्या है कि ये भी पैसिफिक में हुई है, ये भी कहाँ पर, पैसिफिक में हुई है, जापान में हुई है। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी वैलियंट सील्ड, ये कहाँ पर हुई है, अमेरिका के उसमें। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि वैलियंट सील्ड जो है ये क्या है, हाई इंटेंसिटी फील्ड एक्सरसाइज है। और दूसरी वाली जो है जापान में हुई है, मतलब बायलेटरल जो भी इनके संबंध है उसको, मतलब जो क्षमताएं हैं सेनाओं के बीच उसको दर्शाने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए ही किया गया है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजोल्यूट ड्रैगन एक्सरसाइज, इट इज हाईली इंटेंसिव फील्ड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाइनवली। क्या कह रहा है कि ये हाईली इंटेंसिव फील्ड ड्रैगन, तो ड्रैगन वाली तो है नहीं, रिजोल्यूट ड्रैगन वाली तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है कि बायलैटरली कंडक्टेड बिटवीन यूएस एंड जापान, ये सही है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। सालाना आयोजित होने वाला है उच्च तीव्र फील्ड अभ्यास है, गलत हो गया। सालाना तो होता नहीं है, मतलब सालाना नहीं होता है ना, ये क्या होता है, 2 साल में एक बार होता है, 2 वर्ष में एक बार होता है, पहला गलत हो गया। और जापान की भी द्विपक्षीय रूप से आयोजित किया जाता है, ये बात सही है, दो सही हो गया आपका। With reference to valiant seed exercise, consider the following statement. It is a biennial exercise conducted under leadership of USA in the Pacific Ocean. बिल्कुल सही बात है, ये एक बाइनल एक्सरसाइज है जो यूएसए की लीडरशिप में पैसिफिक ओशियन में हो रही है, बिल्कुल सही बात है। तब 2026 इंटरलेशन कंडक्टेड ऑन 1 जुलाई, क्या कह रहा है कि 2026 का संस्करण 1 जुलाई को संपन्न हुआ, ये भी चीज सही है। ये 1 जुलाई को संपन्न हुआ, मैंने देखिए ऊपर आपको बताया हुआ है कि कब से कब आयोजित हुआ है। ये आयोजित हुआ है आपका 22 जून से 1 जुलाई। संपन्न कब हुआ है, ये 1 जुलाई को संपन्न हुआ, तो ये भी सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो में सही हो गया। द रेजोल्यूट ड्रैगन एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिकली वाइटल फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। रेजोल्यूट ड्रैगन अभ्यास भारत प्रशांत सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इट इनहेंस डिफेंस कैपेबिलिटी एंड इंटरपोलरेबिलिटी बिटवीन यूएस जापान फोर्सेज इन द पैसिफिक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये अमेरिका और जापान बलों के बीच समन्वय को बढ़ाता है, क्षमताओं को बढ़ाता है, इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण। तो ए आर दोनों से इसका एक्सप्लेनेशन भी है। फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, देखिए अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक नेविगेशन सिस्टम पढ़ाया था, गगन। वो मतलब गगन क्या था कि आसमान से नेविगेशन सिस्टम रहेगा, और जो एक जेट था, एक जेट था इंडिगो का जेट, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि वो जो है इसके द्वारा उसकी सफल लैंडिंग की गई थी। तो अभी अभी क्या हुआ है कि इसके द्वारा क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश में जगह है उंदावली, कहाँ से कौन जगह है, आंध्र प्रदेश की उंदावली में क्या है कि एक सेटेलाइट बेस्ड हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को भी क्या किया, अप्रूव किया गया है। मतलब कि जो हेलीकॉप्टर वगैरह के वो होते हैं, आधारित लैंडिंग होती है हेलीकॉप्टरों की, वो भी क्या होगी, गगन से होगी। तो इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जितने भी क्या कहते हैं विमान संबंधित वो कार्यक्रम है, मतलब जो भी संचालन होता है, परिचालन होता है, कौन देखता है, तो एआई देखती है ना, एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका जो मिनिस्ट्री है कौन सी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसका क्या है, मंत्रालय है। अच्छा, टू अचीव हाईली एक्सप्रेसिव प्रिसाइज हेलीकॉप्टर लैंडिंग,
इसका एम क्या है कि मतलब सटीक लैंडिंग करना, जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह है उनकी क्या लैंडिंग बिल्कुल सटीक कराना। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की, पॉइंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, पॉइंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसका क्या था पिंस अप्रोच फेवर फॉर सेफ नेविगेशन। तो पॉइंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है सेफ मतलब लैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते थे। फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर फॉर हेलीकॉप्टर यूटिलाइजिंग पॉइंट इन स्पेस एक्सपोज वर रिसेंटली अप्रूव्ड एट विच हेलीपोर्ट, कुंदावली एयरपोर्ट। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ये भी आप याद रखिएगा कि ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। पॉइंट इन स्पेस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए पहली उपग्रह आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को हाल ही में किस हेलीपैड में मंजूरी दी गई है, कुंदावली हेलीपैड। Consider the following statement. The Airport Authority of India has approved the first satellite-based landing procedure for helicopter in आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही बात है, एएआई ने फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर को आंध्र प्रदेश में अप्रूव कर दिया है। द सिस्टम एम्प्लॉय द पॉइंट इन स्पेस अप्रोच टू फैसिलिटेट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट अप्रोच पहली बात। बिल्कुल सही बात है। ये क्या करता है, इसी क्या हेलीकॉप्टरों की क्या करता है, मतलब सेफ लैंडिंग के लिए क्या कर रहा है, इसको किया गया है, गगन को बिल्कुल सेफ लैंडिंग करा रहा है। सही हो गया ये, दोनों सही हो गया आपका। सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर विल ड्रामेटिकली इनहेंस हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी इन रिमोट ऑपरेशन टेरेन लाइक उंदावली। बिल्कुल सही बात है। उपग्रह आधारित लैंडिंग जो है प्रक्रिया है उंदावली जैसे दूर दराज के परिचालन क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी को नाटकीय रूप से बढ़ाएगी। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि उनको क्या करेंगे, परिचालन को बढ़ाएंगे, बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि पॉइंट इन अप्रोच क्या करता है, हेलीकॉप्टर की एक्यूरेट लैंडिंग लो विजिबिलिटी में भी क्या करता है, सुचारू रूप से क्या करता है, बनाता है। मतलब क्या कह रहा है, पॉइंट इन स्पेस दृष्टिकोण हेलीकॉप्टर को पारंपरिक ग्राउंड रडार के बिना कम दक्षता स्थिति में भी सटीक रूप से लैंड करने की अनुमति देता है। मतलब सेकंड लैंडिंग सब हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लैंडिंग एक्यूरेट हो जाएगी, इसीलिए तो उंदावली क्षेत्रों में लॉन्च किया गया है। तो इसलिए ए आर दोनों से इसका क्या हुआ है, एक्सप्रेशन भी कर रहा है। इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया गया। देखिए अभी अभी क्या है कि 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया गया। क्या बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या करना, आजादी पाना। हाईलाइट हाउ नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक का सीवर। तब देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें कि जैसे जो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक है सॉइल पोल्यूशन कॉज करती है, लैंड पोल्यूशन कॉज करती है, और मैरीन डिस्ट्रक्शन भी क्या करती है, कॉज करती है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये क्या क्या नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे जहाज वगैरह जाते हैं समुद्रों में, तो कभी भी हमें सुना कि जहाज से ये कचरा गिरा दिया गया, प्लास्टिक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो क्या है कि मार्पोल कन्वेंशन है, क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप। ये कन्वेंशन हुआ था, इस कन्वेंशन में कहा गया है कि समुद्र में कोई भी प्लास्टिक अथवा कोई भी जो मतलब वेस्ट है उसको समुद्र में नहीं गिराया जाएगा, इस कन्वेंशन के थ्रू। ठीक, तो क्या स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है, ये भी ध्यान रखिएगा मार्पोल कन्वेंशन। The theme for the International Plastic Free Day observed on 3 July is Freedom from Single-Use Plastic। 3 जुलाई 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस की थीम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक। With reference to marine plastic pollution regulation, consider the following statement. The Marpol Convention explicitly mandate that no plastic waste can be thrown into the sea। बिल्कुल सही बात है। मार्पोल कन्वेंशन स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि समुद्र में कोई प्लास्टिक कचरा नहीं फेंका जा सकता। बिल्कुल सही बात है। क्यों, कि प्लास्टिक हाईली, देखिए ये गलत हो गया ना, बायोडिग्रेडेबल थोड़े, नॉन बायोडिग्रेडेबल, तुरंत ही गलत हो गया। प्लास्टिक अधिक बायोडिग्रेडेबल है, गलत हो गया। दूसरा तो गलत हो गया, तो पहला आपका सही हो गया। नेक्स्ट, कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इज एसेंशियल अंडर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय ढांचों के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से उन्मूलन आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। द मार्पोल कन्वेंशन स्ट्रिक्टली बैन डिस्पोजल ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इनटू म्युनिसिपल लैंड। ठीक है, म्युनिसिपल लैंडफिल की बात थोड़ी कर रहा है, ये तो मैरीन की बात करता है ना, कि जहाज जो जाता है। दूसरा गलत हो गया आपका, पहला ही सही है आपका। तो क्या है, ए टू आर गलत। 16 इंडिया जापान एनुअल समिट। देखिए इंडिया जापान के बीच क्या हुई है, ये क्या हुई है, एक एनुअल समिट हुई है। क्या हुई है, मतलब कि हर साल होती है, इस बार की 16th है। मतलब हर साल भारत और क्या कहते हैं जापान के बीच क्या होती है, एक एनुअल समिट, वार्षिक क्या होता है, सम्मेलन होता है। ठीक है, शिखर सम्मेलन होता है। इस बार ये कहाँ पर हुआ है, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शेरू इशिबा नहीं, साइने तकाची, ये हटा लीजिएगा। इनका जापान के पहले साइने तकाची जो है महिला पीएम है, ये ध्यान रखिएगा। ये जापान की फर्स्ट पीएम, फीमेल पीएम है, मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री है जापान की, साइने तकाची। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा इसको, शिगुरु इस्बा नहीं है, साइने तकाची।
ताइकाची, ये ध्यान रखिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, सानी तकाची है। अच्छा, इन्होंने इंडिया में विजिट किया, मतलब इस समिट में विजिट किया। और 2025 में कहाँ पर हुई थी? जापान में हुई थी। 2025 में कहाँ हुई? जापान में हुई थी। और इस बार 16वीं जो हुई है ये कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। जापान के प्रधानमंत्री साइने तकाची जी, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो उसमें शामिल हुई है। अच्छा, अगले साल मतलब 2027 में भारत और जापान के संबंधों के 75वीं वर्षगांठ है, मतलब भारत और जापान के बीच संबंध हुए 75 साल बीत जाएंगे। अच्छा, तो इसमें बायोलेटरल डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब जो भी द्विपक्षीय संबंध है उनके क्या हो जाएंगे? 75 साल हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए प्रधानमंत्री जी आएंगे तो एग्रीमेंट तो हुआ ही होगा। तो क्या हुआ? पहला एग्रीमेंट डिफेंस में हुआ, मतलब पहले हमारे जापान के बीच डिफेंस में कोई खास एग्रीमेंट नहीं थे, लेकिन अब हमने एक डिफेंस में एग्रीमेंट किया दोनों देशों के बीच। दूसरी चीज गोवर्धन इनिशिएटिव। गोवर्धन इनिशिएटिव क्या है? कि बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब कैसे बायोगैस प्रोडक्शन करना है उसकी टेक्नोलॉजी भारत जापान को देगा, भारत देगा जापान को, ध्यान रखिएगा। और एक हिस्टोरी एग्रीमेंट डिफेंस में। The Govardhan Initiative signed during the 16th India-Japan Annual Summit pertain to India assisting Japan in which field? Biogas production. 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित गोवर्धन पहल का संबंध जापान को किस क्षेत्र में भारत द्वारा सहायता प्रदान करने से? बायोगैस उत्पादन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया जापान रिलेशन। द 16th इंडिया जापान एनुअल समिट होस्टेड इन न्यू दिल्ली। बिल्कुल सही बात है। 16वीं जो है भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो 27 विल मार्क द 75 एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन में इंडिया एंड जापान। जो 27 भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंध की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा। ये बात बिल्कुल सही, दोनों सही हो गया आपका। The 16th India-Japan Summit added a profound defense dimension to their traditional economic ties. बिल्कुल सही बात है। 16वें जापान शिखर सम्मेलन में उनके पारंपरिक आर्थिक संबंधों में गहरा आयाम जोड़ा। बिल्कुल सही बात है। क्यों जोड़ा? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि डिफेंस सेक्टर में कोई एग्रीमेंट फॉर्मली साइन हुआ है, इसलिए तो हिस्टोरिक हो गया। देखिए आप कैसे सही कर सकते हैं जो चीजें। टाइगर रिजर्व प्लेस्ड अंडर प्रायोरिटीज फॉर साइंस बेस्ड रिकवरी। विज्ञान आधारित रिकवरी प्राथमिकताओं के तहत लाए गए बाघ अभ्यारण्य। देखिए अभी भी क्या हुआ है कि देखिए पहले तो आप भी जानिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ हमारे देश में? 1973 को। कब शुरू हुआ? वाइल्ड लाइफ एक्ट था और उसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया 1973 में। और जिसमें पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा बना है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है? 58। इसमें 58वां कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो हुआ क्या है कि जो 58 टाइगर रिजर्व ने 25 टाइगर रिजर्व को क्या किया गया है? स्पेशल प्रायोरिटी स्टेटस में देखा गया है, मतलब चुना गया। क्यों चुना गया मैं आपको देखिए बता रहा हूँ कि जहां पर बाघों की संख्या कम है या बाघों की संख्या नहीं है, वहां पे री इंट्रोड्यूस करने के लिए, टाइगरों को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए, री इंट्रोड्यूस करने के लिए ये जो है स्टार्ट किया गया है। ये जो पहल है, मतलब कि टाइगर जो प्लेस अंडर साइंस बेस्ड रिकवरी को क्या है स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया है? टाइगर को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए जहाँ पे टाइगर नहीं है। कहाँ पर ये हुआ है? जो डिक्लेरेशन का हुआ है, जो हमारे देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, इनका नाम डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी है। इन्होंने अलवर में राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वहीं से इसका शुभारंभ किया है। क्यों किया वहां पर? क्योंकि वहां पे 18 साल पहले जो है ये रीइंट्रोड्यूस प्रोसेस चालू किया गया था। अब यहाँ पे काफी लगभग 50 के लगभग क्या है टाइगर है, इस वजह से क्या किया गया, वहीं से चालू किया गया सरिस्का टाइगर रिजर्व से। ये टाइगर रिजर्व रिसेंटली डेजिग्नेटेड 15 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व। हाल ही में किसी भारत का 98वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? माधव टाइगर रिजर्व। विथ रेफरेंस टू टाइगर कंजर्वेशन फ्रेमवर्क इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आउट ऑफ 58 टाइगर रिजर्व 25 हैव बीन सेलेक्टेड फॉर साइंस बेस्ड रिकवरी एंड पॉपुलेशन। बिल्कुल उचित बात है। 58 बाघ अभ्यारण्यों में से 25 को विज्ञान आधारित रिकवरी और आबादी के पुनरुत्थान के लिए चुना गया। बिल्कुल सही बात है। द स्टेट राजस्थान हाउसेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर इंडिया। ना ना ना, गलत जवाब। देखिए भारत में मध्य प्रदेश का स्थान जो है सर्वोच्च है। किसमें सर्वोच्च है? बाघों की संख्या में, जिसको टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इसका पहला सही हो गया। द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट अनाउंस द न्यू साइंस बेस्ड रिकवरी प्लान फॉर द सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने सरिस्का, देखिए ये क्वेश्चन गलत है, देखिए सरिस्का तो हो चुका है। असम बॉर्जुली साइट डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज। असम में एक साइट है बॉर्जुली साइट, इसको क्या क्या बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। किसको डिक्लेयर कर दिया है?
कि एक बौरजोली, असम में बौरजोली स्थल में एक विरासत साइट है जिसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। अच्छा, क्यों कर दिया? पहली बात तो इसको इन सीटू साइट डिक्लेयर किया गया, मतलब ये क्या है कि क्रिटिकल इन सीटू कंजर्वेशन साइट है, जहाँ पे एक राइस होता है, एक जंगली चावल होता है, मतलब वाइल्ड राइस होता है। यहाँ पर कहाँ पर होता है? एक असम के सोनतीपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सोनितपुर। असम में एक डिस्ट्रिक्ट है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर एक चावल होता है, जंगली चावल की स्पीसीज है, उसकी वजह से यहाँ पर एक बोरजोली साइट है, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज है, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। अच्छा, कि वैज्ञानिक नामकरण इस चावल का क्या है? उर्जिया रिवु फोगन, मतलब उर्जा रूही फोगान, ये इसका क्या है? आधिकारिक नाम है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जब उसको बेचते हैं उनको प्रसिद्धि के लिए इसका नाम क्या है? ओरिजिया रूफी पोगोन है। अच्छा, अच्छा, जब उसको किया है तो किस कानून के तहत किया गया है? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको जो है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। द बॉर्जोली साइट डिक्लेयर हेरिटेज साइट इन द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड। इंस्टीट्यूट मतलब कि इसको, मतलब उसी स्पेसिफिक एरिया में कंजर्वेशन करेंगे। एक्सीट्यूट क्या होता है कि वहां से बाहर ले जाके किसी अन्य स्थान पे करेंगे। इंस्टीट्यूट मतलब उसी एरिया को कंजर्व कर देंगे। तो बॉर्जोली साइट रिसेंटली डिक्लेयर हेरिटेज साइट फॉर द इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड ओरिजिया रूफी फोगान लोकेटेड इन विच स्टेट? असम में। क्या कह रहा है? जंगली चावल के इंस्टीट्यूट संरक्षण के लिए हाल ही में विरासत स्थल घोषित की गई बोरजोली स्थल किस राज्य में? असम। कहाँ पे? असम। Consider the following statement regarding the Assam Borjoli Heritage Site. It has been declared a heritage site under the provision of Biological Diversity Act 2002। बिल्कुल सही बात है, इसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत कहा गया है। बिल्कुल। इट इज डेडिकेटेड टू एक्स सीटू, कहना चाहते हैं एक्स सीटू तो है नहीं, इन सीटू है। तभी कहता हूँ आपसे एक एक चीज आप बारीकी से पढ़िए, और छोटी चीजों में गलत हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधान तक विरासत स्थल घोषित किया गया, सही बात है। एक्स सीटू तो है नहीं, गलत हो गया तो केवल क्या है? एक सही होगा। द बोरजोली साइट इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ग्लोबली सिग्निफिकेंट फॉर एग्रो बायोडाइवर्सिटी। सोनितपुर की बोरजोली स्थल किसी जैव विविधता के लिए वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इट होल्ड हाई वैल्यू फॉर इंस्टीट्यूट एक्सेवेटरी ट्रैकिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंसेस्टर उर्जिया रिपोफुगान। ये जंगली चावल के पूर्वज उर्जिया रिपोफुगान के इंस्टीट्यूट विकासात्मक ट्रैकिंग की उच्च मूल्य रखता है, इसलिए तो है ऐसा, क्योंकि ये बहुत डिमांड है इसकी, उच्च मूल्य रखता है, इसलिए तो कंजर्व किया गया अभी है। रिव्यू और डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क बाय सेबी। देखिए अभी अभी क्या है कि सेबी ने एक जो है कमिटी बैठा ली है। कमिटी क्यों बैठा ली है? एक डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क को रिव्यू के लिए। ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में? अनंत बरुआ के चेयरमैनशिप में। किसके चेयरमैनशिप में? अनंत बरुआ के अध्यक्षता में डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क की एक रिव्यू कमिटी बैठाई है। अच्छा, अब ये होता है कि ये डिबेंचर होता है कि जैसे मान लीजिए कि डिबेंचर कुछ नहीं हो गया, लोन सर्टिफिकेट हो गया। जैसे आपने किसी से लोन लिया, बैंक से किसी से लोन लिया, तो एक सर्टिफिकेट देता है ना कि आपने लोन लिया है, सब डिटेल होती है। तो उसी तरह क्या है, डिबेंचर के रिव्यू के लिए, मतलब कैसा क्या होना चाहिए, आगे क्या नियम कानून जो भी है उसके रिव्यू के लिए कमेटी बैठा ली है अनंत बरुआ जी के अध्यक्षता में। ये ध्यान रखिए, अध्यक्षता में गठित किया है। सेबी की बात करें तो मूल रूप से ये स्थापित कब हुआ? 1988 में। और इसका अधिनियम कौन सा है, मतलब स्टैब्लिश हुआ 1988 में। और इसका अधिनियम कौन सा है, मतलब अधिनियम जब बना, इसको स्टैच्यूटरी बॉडी जब बनाई गई सेबी की, तो 1992 में एक्ट लाया गया। उसके तहत इसको क्या बनाया गया? एक वैधानिक निकाय बनाया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। और इसकी माधीपुरी जो इसकी क्या कहते हैं, माधीपुरी, देखिए काटी गलत है, माधीपुरी बुज्जी नहीं है, इस समय कौन? तुहिन कांता पांडे जी है। तुहिन कांता पांडे जी है, ये इसके क्या है? चेयरमैन है। और इसकी जो माधवीपुरी बुज्जी का नाम, जिसको भी आप देख लीजिए क्या है कि माधवीपुरी बुज्जी जो पहली महिला चेयरमैन है सेबी की, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि माधवीपुरी बुज्जी जो है ये पहली महिला चेयरमैन है सेबी की। एक्सपर्ट कमिटी रिकंस्टिट्यूटेड बाय सेबी टू रिव्यू द डिबेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क हेडेड बाय अनंत बरुआ। किसके द्वारा? अनंत बरुआ द्वारा। डिबेंचर ट्रस्टीशिप ढांचे की अध्यक्षता समीक्षा के लिए सेबी द्वारा गठित विशेष समिति कौन है? अनंत बरुआ। Consider the following statement regarding the Securities and Exchange Board of India. It was established as a statutory body 1988 में स्टैब्लिश किया गया। इट हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन मुंबई, ये भी बात सही है, लेकिन इसको 1988 में किया नहीं गया। कब किया गया? 1992 में। ये ध्यान रखिएगा। देखिए आपको मैंने ऊपर बताया है ना, देखिए 1992 के एक्ट से किया गया है ना। स्टैच्यूटरी बॉडी तभी किया गया ना 1992 में। 1988 में तो इसको ओरिजिनली स्टैब्लिश किया गया, तो केवल क्या सही हो गया? इसका सही हो गया। सेबी हैड इनिशिएटेड थ्रू
थ्रू रिव्यू ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीशिप रूल अंडर द अनंत बरुआ के अध्यक्षता में एक रिव्यू डिबेंचर ट्रस्टीशिप रूल की अध्यक्षता में बनाई गई। क्यों बनाई गई है भैया? क्योंकि डिबेंचर स्वच्छता इक्विटी पूंजी स्वामित्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके लिए मजबूत निवेशक सुरक्षा की निगरानी होती है। देखिए, अच्छा खासा लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोन देंगे इन्वेस्टर, तो उनको सुरक्षा कैसे मिलेगी? तो उसी के रिव्यू के लिए इसको किया गया है। तो दोनों सही हो गया आपको। नहीं, ये दूसरा गलत हो गया, आर गलत हो गया। क्या कह रहा है? डिबेंचर रिप्रेजेंट दी सिक्योर इक्विटी कैपिटल। और नहीं नहीं नहीं, इक्विटी नहीं तो लोन सर्टिफिकेट होता है ना। देखिए, मैंने आपको बताया, देखिए थोड़ी थोड़ी मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। ये क्या है? लोन सर्टिफिकेट है। लोन सर्टिफिकेट की बात करता है डिबेंचर। तो क्या होगा? पहला सही, दूसरा गलत हो गया। डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कंपनी, देखिए ये यूपी स्पेशल का सवाल है। अभी अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे लॉन्च किया है। कौन सा सर्वे लॉन्च किया है? डीजी रोवर लैंड स्पेशल सर्वे लॉन्च कैंपेन लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? कि लैंड मैपिंग और सर्वे की ऑफिशियल डिमार्केशन के लिए, मतलब एक हाईली एक्यूरेट लैंड मैपिंग हो, सर्वे हो, इसके लिए क्या किया गया है? डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट का रिप्लेसेस ट्रेडिशनल एनसेट जरीब चेन लिंक सिस्टम विद एडवांस हाईटेक। देखिए पहले क्या, देखिए जो भी आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग के लेखपाल भाई लोग हैं, ये लेखपाल जी जो हैं, ये लोग क्या करते थे? पहले जरीब सिस्टम का उपयोग करते। जरीब सिस्टम से क्या कि नाप करते थे, लेकिन वो उतनी एक्यूरेट नहीं आती थी। तो अभी क्या है कि डीजी रोवर का जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या होगा? एक क्या है कि एक्यूरेट उसकी वो होगी, क्या होगी? एक्यूरेट, मतलब इसकी मापिंग नापन होगा जमीन का। इसका और शुरुआत कहाँ से गई? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। और कब से कब तक? 1 जुलाई से 15 अगस्त तक। ये ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से 15 अगस्त होगा डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन। डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन एम्ड एट शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल जरीब सिस्टम टू हाईटेक रोवर लॉन्च बाई विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा। विच सर्वे टू डीजी रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन? इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया है। सही बात है। अभियान जो है 1 जुलाई 15 अगस्त से लगी, ये भी सही है। 1 जुलाई 15 अगस्त से लगा, दोनों सही हो गया आपका। द रिप्लेसमेंट ऑफ जरी सिस्टम और डिजी लॉकर व ड्रामेटिकली रिड्यूस द रूरल डिस्प्यूट इन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही बात है। जरी प्रणाली से रोवर से बदलने से उत्तर प्रदेश से ग्रामीण भूमि विवाद में कमी आएगी। 100% कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि रोवर बेस्ड टेक्नोलॉजी डिजिटल प्रिसाइजन मैपिंग दैट एलिमिनेट मैनुअल बाउंड्री मेजरमेंट एरर। एरर को एलिमिनेट कर देगा, तो भाई कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो क्या है? दोनों सही हो गया। इसका एक्सप्रेशन भी हो गया। नेशनल सी फूड स्किल ओलंपियाड, अभी अभी क्या है, जैसे आपने सुना होगा एपीडा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वैसे क्या है मपीडा, एमपीडा। तो ये क्या है? मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसके द्वारा क्या है? एक नेशनल सी फूड स्किल ओलंपियाड आयोजित किया गया था। अच्छा, ये क्या था? दूसरा था। तो पहला वाला कहाँ किया था? पहला वाला विशाखापट्टनम में हुआ था। पहला वाला कहाँ पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। अच्छा, ये वाला कहाँ पर हुआ है? ये वाला हुआ है कोची केरला में। मतलब ये वाला जो सेकंड वाला है कहाँ पर हुआ है? कोची केरला में हुआ है। और एम टू ड्रास्टिकली इंक्रीज एंड बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ प्रीमियम इंडियन फूड, मतलब भारतीय के जो भोजन है, मतलब जिनमें समुद्री भोजन के निर्यात के लिए और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इसमें ये किया गया है। अच्छा, इसका मतलब फोकस क्या रहा? कि वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन करना मतलब कि जैसे सपोज मान लीजिए कि हमने जो है टमाटर लिया, टमाटर से हमने क्या बनाया? टोमेटो केचप बनाया। टोमेटो केचप बनाया। टोमेटो केचप से मान लीजिए कि हमने और कोई प्रोडक्ट बना दिया मिला के बढ़िया, तो क्या है कि देखिए इसकी वैल्यूडेशन कर दिया ना हमने, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, इनकम बढ़ गई। तो उसी इनकम को, वैल्यू को इनहेंस करने के लिए क्या किया? इसको टेक्निक का यूज करेंगे। और टॉप ऑनर कौन रहा इसमें? मतलब काकीनाडा के सूर्य भास्कर जी, इन्होंने क्या किया? 1 लाख रुपए का कैश प्राइज जीता है। काकीनाडा के जहाँ जो आंध्र प्रदेश में है, उसे सूर्य भास्कर जी ने इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जीता है। The second National Seafood Olympiad 2026 aim at boosting seafood export and value addition won by सूर्य भास्कर from काकीनाडा। समुद्री भोजन निर्यात और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित दूसरा राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड 2026 किस द्वारा जीता गया? काकीनाडा। Consider the following statement regarding Mapida National Seafood Skill Olympiad. The second edition of this National Seafood Skill Olympiad was organized at Kochi. बिल्कुल सही बात है। पहला दूसरा कोच्चि में के पहला वाला विशाखापट्टनम में भी याद रखिएगा आपने। पहला वाला विशाखापट्टनम में है। इसे राष्ट्रीय समुद्री भोजन कौशल ओलंपियाड में दूसरे संस्करण का आयोजित कोच्चि में किया गया। द मेन गोल इज टू प्रमोट रॉ डोमेस्टिक कंजप्शन रेदर देन द वैल्यू। गलत जवाब। डोमेस्टिक कंजप्शन थोड़े है, ये वैल्यूएशन की तो बात कर रहा है। मूल लक्ष्य मूल वर्धन या अंतरराष्ट्रीय निर्यात के बजाय कच्चे कच्चे की तो बात ही नहीं किया है। तो गलत हो गया। क्या? पहला सही हो गया।
द वैल्यू एडिशन इन द सी फूड प्रोसेसिंग इज प्योरिटी अंडर द मपीडा न्यू स्किल फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है। मपीडा के नए कौशल ढांचे के तहत समुद्री भोजन प्रसंस्करण में मूल्यवर्धन की प्राथमिकता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इनहेंसिंग वैल्यू एडिशन मल्टीप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू एंड इंप्रूव इंडियन पोजीशन इन ग्लोबल सी फूड सप्लाई चेन। बिल्कुल सही बात कर रहा है। मूल्यवर्धन से विदेशी मुद्रा कई गुना बढ़ जाता है और वैश्विक समुद्री आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होता है। तो सही हो गया। इसका क्या करेंगे? इसमें भी हो गया। मेजर कैंपेन लॉन्च बाय गुजरात गवर्नमेंट। देखिए अभी अभी गुजरात गवर्नमेंट कुछ कैंपेन लॉन्च किए, दो कैंपेन लॉन्च किए, कुछ या दो कैंपेन लॉन्च किए। एक लॉन्च किया नमो स्वच्छता अभियान। कौन सा नमो? मतलब आपको पता ही होगा भैया, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी जी। तो ये कैंपेन लॉन्च किया है। ये क्या, इसका जो मेन है कि सैनिटेशन, लेकिन सैनिटेशन का भी मेन मोटो क्या है? हेल्थ केयर सिस्टम है। मतलब हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह में साफ सफाई के लिए इसको नमो स्वच्छता लॉन्च किया है। अच्छा, कब से कब तक चलेगा इस ड्राइव? तो ये अभियान कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। अच्छा, और दूसरा क्या, अमृतपान इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया। अमृतपान पहल इसके तहत मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्र, मतलब जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, उनके केयर के लिए अमृतपान लॉन्च किया। क्योंकि आपको पता है कि माँ का दूध क्या होता है? बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। स्ट्रेंथिंग दी रूरल मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग सेफ मेटरनल केयर न्यूनोटेल चेकअप, मतलब बच्चों के ग्रामीण चिकित्सा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना, मातृ देखभाल, नवजात शिशु की देखभाल, इन सबके लिए लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या? तो इम्प्रूव द ओवरऑल पब्लिक हेल्थ डिलीवरी क्लीननेस मैट्रिक्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, मतलब शिशु मृत्यु दर को मतलब कम करना, क्लीननेस बढ़ाना, हेल्थ डिलीवरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नमो स्वच्छता अभियान लॉन्च में गुजरात गवर्नमेंट स्पेशली टारगेटेड सैनिटेशन एंड क्लीननेस विच सेक्टर हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल। ये ध्यान रखिएगा, गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया नमो स्वच्छता अभियान विशेष रूप से किस क्षेत्र में स्वच्छता और सफाई को केंद्रित करता है? स्वास्थ्य प्रणाली अस्पताल में। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग वेलफेयर इनिशिएटिव इन गुजरात। द नमो स्वच्छता अभियान रैन फ्रॉम 1 जुलाई to 7 जुलाई। ये बात बिल्कुल सही है। 1 जुलाई 7 जुलाई क्या चलेगा? नमो स्वच्छता अभियान चलेगा। द अमृत पहल इनिशिएटिव डिजाइन टू एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मदर एंड चाइल्ड। ये भी बात सही है। जो अमृत पहल किसके लिए? मातृ शिशु के लिए, मातृ और शिशु के लिए डिजाइन किया गया। ये भी बात सही है। तो क्या हो गया इसका? आज का लास्ट क्वेश्चन, द अमृतपाल इनिशिएटिव टारगेट रूरल मेडिकल क्लस्टर अक्रॉस द गुजरात। बिल्कुल सही बात है। जो अमृतपाल पहल है पूरे गुजरात में ग्रामीण चिकित्सा समूह को लक्षित करती है। उचित बात है एकदम। क्यों? क्योंकि इनहेंसिंग इन्फेंट मदर हेल्थ केयर हेल्थ रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बिल्कुल सही बात है। शिशु और मातृ मृत्यु शिशु और मातृ स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने से मातृ मृत्यु अनुपात को महत्वपूर्ण रूप से कम करने में मदद मिलती है। इसी तो किया है। सही हो गया। तो इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 जुलाई को आपको 2-3 दोनों करंट अफेयर्स मिले, क्योंकि मैं कुछ अपरिहार्य कारणों से 2 जुलाई करंट अफेयर्स नहीं अपलोड कर पाया था। 2 जुलाई की मैंने अपलोड कर दी है। 3 जुलाई को मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में फुल करंट अफेयर्स में। बाकी वीडियो हमारे टेलीग्राम वीडियो हमारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल में आपको हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। जुड़े रहिए सौरभ सिविल एकेडमी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।